प्राथमिकता से क्या है? आदर्श गाँव में आपने सभी ने देखा है कि कोई कहते हैं कि आदर्श गाँव जैसे कि कल पवन सर ने भी कहा था कि कोई आदर्श गाँव में कहते हैं कि बेटी बचाओ ये कार्यक्रम से आदर्श गाँव होता है। कोई कहता है नश व्यसन मुक्ति पर है तो ये इस पर ये आदर्श गाँव है। तो हम बहुत सारे कल बिंदुओं को देखा है कि आदर्श गाँव के क्या-क्या पॉइंट्स है, तो इस पर कल हमने चर्चा कर ली और आज भी हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे लाने के लिए आदरणीय श्री पवन कुमार सर को ही इस योगार मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। जी ओम। नमस्कार। ओम। जी सर, हमारे जो कल के मुख्य अतिथि नहीं थे, मगर हमारे कुछ हमने साथी जोड़े थे, वो अभी नहीं जुड़े हैं सर। और दिनेश सर देख रहे हैं, तो तब तक आप आगे करिए सर। जी, सभी को नमस्कार। बहुत सुंदर आज की योग कक्षा योगी जी द्वारा की गई और पिछले 2 दिनों की जो परिचर्चा हमने की उसको आगे बढ़ाते हुए उसका आज का जो सत्र है उस पर हम जो कुछ विशिष्ट व्यक्ति आज जुड़ने वाले हैं उनके भी विचार देना चाहेंगे, क्योंकि अभी नहीं जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले तो मंच को इस प्रकार से बोलना चाहूँगा सभी जी, साथियों के बीच जी में कि सर। अभी तक जी सर, मैं क्षमा चाहती हूँ। संदीप जी जुड़े हैं सहारनपुर से शायद। सर आप संदीप जी हाँ संदीप जी। जी का स्वागत है, स्वागत उनको करें। और हमने कल भी चर्चा की थी कि सहारनपुर के जो गाँव से हमारे प्रधान जी कल जुड़े हुए थे, उनके जैविक खेती के बारे में उन्होंने बताया था कि वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कि एक तो जो इस मंच का उद्देश्य था कि हम जैविक और प्राकृतिक खेती के ऊपर हम विशेष रूप से चर्चा करें, लेकिन साथ ही क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो अ, किसी भी गाँव के परिप्रेक्ष्य में जब हम बातचीत करते हैं तो वहाँ के नियोजन में, वहाँ पर कार्यों को लाना, सरकार के साथ वार्तालाप करना, उसका क्रियान्वयन करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधियों के अनुभव हैं, वो अगर हम सुनते हैं, उनकी बात उनके अच्छे अनुभव भी हो सकते हैं और कुछ अनुभव ऐसे हो सकते हैं जिसको कि उनको कठिनाई आती हो। तो दोनों तरह के अनुभव उनके अगर हम सुनते हैं, तो हम ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं कि हमारे गाँव स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं और उनके द्वारा जो कार्य होते हैं, उनको किस प्रकार के कठिनाइयाँ या उनको अच्छी चीज़ें वहाँ पर अनुभव मिलते हैं। तो इसी क्रम में आज के हमारे जो सहारनपुर से साथी जुड़े हुए हैं, अगर इस बात पर वो प्रकाश डालेंगे, कुछ अपनी बात कहेंगे, तो हम फिर इस चर्चा को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक तो आज इससे हम शुरुआत करें, कुछ समय को हम देना चाहेंगे और बाकी हमारे साथ के जितने भी साथी आज जुड़े हुए हैं और पिछले 2 दिन से जिन्होंने सहभागिता की है, एक श्रोता के रूप में सुना है, अगर उनके मन में कोई विचार है, कोई बातें हैं, कोई अनुभव है, तो उन अनुभव को भी हम लोग सुनना चाहेंगे। तो जो भी हमारे आज के जो हमारे साथी हैं, उनको हम पहले सुन लेते हैं और बाकी भी आएँगे और फिर हम इस चर्चा को जारी रखते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम अब आगे हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना है, हमारा आगे का रास्ता क्या है? तो इस विषय पर हम बातचीत करते हैं। तो आज के संदीप जी हैं, मेरे ख्याल से संदीप जी को स्वागत है, वो अपनी बात कहें, अपने अनुभव बताएँ। जी, संदीप जी, आप हाँ, जी, सभी को नमस्कार जी, और मेरा सौभाग्य है आप दोबारा आपसे जुड़ने के लिए। कल हमारी चर्चा हुई थी जैविक खेती के बारे में, अभी भी आपका टॉपिक यही है।
जैविक खेती से सबसे बड़ी समस्या हमें क्या आती है सहारनपुर में कि जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैविक कोई भी चीज़ें, तो वो बहुत महंगी पड़ती है यहाँ पर। हेलो, आप सुन पा रहे हैं सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाई दे जी रहा है, जी, आप आ रही है, आ चालू रही है। रखिए। हेलो। हम बोले संदीप जी, बोले। सर, ये प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग यहाँ पर। जब भी किसी को एडवाइस करते हैं कि जैविक खेती पे जाओ, केमिकल खेती छोड़ दो, तो सबका ये कहना होता है कि आजकल जो चारा होता है ना, पशुओं का चारा, वो भी बिना केमिकल स्प्रे के वो भी तैयार नहीं होता। और कोई वास्तव मैंने देखा भी, मैंने फील भी किया है कि चारे में भी बहुत सारी बीमारी लग जाती है और नष्ट हो जाता है। मैंने खुद इसके लिए, हालांकि मैंने खुद एक इम्प्लीमेंट किया है कि अपना एक मैंने बगीचा लगाया है 10 बीघे में, जिसमें आम और अमरूद लगाया है मैंने पहले। उसमें कोई केमिकल हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केंचुए की खाद और कुछ जो पैसा वगैरह होता है गाय का, वो सब इकट्ठा करके मैं स्प्रे करते हैं। तो वो एक मॉडल बना रहा हूँ मैं, ताकि लोगों को कुछ पता लगे कि हाँ भाई, इससे क्या फायदा हो सकता है, कितना लाभ फ्यूचर में हो सकता है। कल मेरी चर्चा थी गाँव में कि जो अमरूद 30 रुपये किलो बेच रहे हैं पड़ोसी, मुझे अगले साल वो 100 रुपये किलो बेचना है। तो कठिनाई तो जरूर होती है सर जैविक खेती में स्टार्टिंग में, लेकिन फ्यूचर में इसके फायदे भी बहुत हैं। और सबकी समस्या यही होती है कि ना, जितनी भी दवाइयाँ हैं इसकी जैविक के डालने के लिए, वो सब बहुत महंगी हैं। लोग जो जैसे गुड़ वाला है या हल्दी गुड़ बेसन वाला जो बनाते हैं, उसको लोग बनाना नहीं चाहते, बोले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बदबू हो जाती है। तो ऐसा कोई मॉडल लग रहा है, सबको बना के देना पड़ेगा पहले, तभी लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे उस चीज़ के ऊपर। चाहता कोई नहीं केमिकल खाना, लेकिन उसको छोड़ना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो इजी मेथड है बहुत। बाकी सर, इतना थोड़ा प्रकाश आप डालिए इसके ऊपर आगे से। मेरा खेती के बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ज़्यादा बाहर रहता हूँ, और इस बार ही मैंने शुरू किया है खेती जैविक के बारे में सर। जी सर। जी, बहुत सुंदर अपने अनुभव आपने शेयर किए। एक तो खेती के बारे में हमारे इस मंच पर बहुत सारे हमारे कृषक बंधु अलग अलग राज्यों से जैविक खेती के ऊपर जब कार्य करते हैं, तो वो भी अपने अनुभव और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही जो आपने चारे के ऊपर बात की कि आप चारा उगाते हैं लेकिन वो खराब हो जाता है, किस कारण से खराब होता है, इसके ऊपर भी आप अगर डालेंगे तो शायद उस समस्या का भी समाधान इसी मंच के उसमें सर, माध्यम से। जी सर, उसमें कीड़ा लग जाता है बहुत ज़्यादा, और एक इतना कीड़ा ऐसा लग जाता है कि पत्तियाँ पूरी खा जाता है। अभी जैसे हमारे यहाँ चेरी बोलते हैं, वो मक्के जैसी होती है लंबी लंबी, वो उसको लगाते हैं। या बरसी जो बोलते हैं, हम लोग बरसीन का बीज, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो सर्दियों में बोया जाता है, और वो 5 से 6 बार कटाई होती है उसकी। उसमें भी अगर आप स्प्रे नहीं करोगे, तो वो भी उसको कीड़ा खा जाएगा। ये बड़ी समस्या है सर। ये हम लोग पिछली बार चर्चा हुई थी, जब हमारी ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी, तब भी मैंने कहा था कि हम लोग जो केमिकल खा रहे हैं, कल ये कैंसर बन रहा है, कल बीमार हो रहे हैं, इसका यही वजह है। तो उनका सभी का कहना था, भाई कोई भी एक ऐसी खेती नहीं है हमारी जो बिना स्प्रे के हम लोग कर सके, कि हमारा खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके बाद आउटपुट हम निकल नहीं रही कुछ भी। तो अगर कोई ऐसी कोई चीज़ें हैं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई, इस पे शिफ्ट होने से कम वो खुद नहीं चाहते कि हम लोग केमिकल डालें, लेकिन उनकी मजबूरी है इस समय की सर। जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेरे मेरे ख्याल से इस मंच पर हमारे जो साथी हैं, अगर कोई उनको संदीप जी को मार्गदर्शन करना चाहें, इनकी जो प्रमुख समस्या है, जो हमने खेती के बारे में बातचीत की है, उसके बारे में अगर कोई समाधान करना चाहें, या फिर अलग से भी इस विषय पर हम बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि यह जो कार्य है बिल्कुल अनुभव आधारित कार्य है, और बहुत सारे हमारे कृषक इस तरफ आगे बढ़ते हुए अपने अपने खाने योग्य और उसके थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हुए अपने अनुभव को अगर बताते हैं, तो हम सबको इसको लाभ मिलेगा। कोई हमारे बीच में से कोई इनकी समस्या का तुरंत समाधान करके अपना हैंड रेज़ अगर कोई करना। शरद भैया कुछ कहना चाहते हैं? जी, शरद जी बताइए। जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। संदीप जी पशु आहार की बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पशु चारा और पशु उससे परेशान है। तो एक तो उन्हें जो भी वो फसल चुन रहे हैं, उनको समय के अनुसार लगाना पड़ेगा, पहले ज्यादा ना लगाए। जैसे अगर मक्का की खेती में है और में आवाज मक्के कट रही को, है, आवाज। तो उसमें बहुत कम
जी ओम भैया, आवाज कट रही है, आ नहीं रही। जी हेलो ओम, आई जी, सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है? है? मेरी आवाज आ रही जी नहीं। जी जी आ रही है। आ गई, मैं आवाज आ गई मेरी? क्या आ रही है? आ रही है? जी जी। तो मैं फेरोमोन ट्रैप के बारे में बता रहा था कि फेरोमोन ट्रैप्स लगाएं आप, और थोड़ी सी खेती से शुरू करें, 2 एकड़ जैविक से शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। जैविक करने में एक्सरसाइज ज्यादा है। जैसे आप पेस्टिसाइड डालते हैं एक बार तो आपको 20 दिन रिजल्ट मिल जाता है, लेकिन आप अगर हमारा जैविक डालेंगे तो हर 7 दिन में आपको स्प्रे करने हैं। और नहीं है, मेड़ों का प्रबंधन करना है। जो मेड़ आपकी बहुत चौड़ी तो नहीं है, बहुत वैसी पड़ी हुई तो नहीं है, वो सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आपको जैविक में बवेरिया बासियाना है, ये सारी चीजें जो है हमारे यहाँ लैब, हम लोगों के नर्मदापुरम में इस योगा हर कार्यक्रम की बदौलत यहाँ पे 10-12 लैब तैयार हुई हैं, जो खुद जैविक कीटनाशक और जैविक फंगिसाइड अपने घरों में बना रहे हैं, और उनका सफल उपयोग हो रहा है और होने जा रहा है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो आप भी इसमें जुड़ जाइए। संदीप जी से हम कहना चाहते हैं, आप इसमें जुड़ जाएंगे तो आप निरंतर हमारे योगाहार में बने रहें, तो आपकी सारी जो समस्याएं हैं वो सभी दूर होंगी। आपकी कोई खास फसल में कोई खास परेशानी आती हो तो वो बताएं आप। जैसे कोई आपको मक्के में बहुत ज्यादा कोई, जैसे कोई सी पंखी परेशान कर रही है, या कोई कुतरने वाले कीट, तो वो बताएं आपकी कौन से कीड़े आपकी फसल में क्या नुकसान कर रहे हैं। जी ओम। जी संदीप जी। जी संदीप जी, आप तक आवाज आ रही है? आपका म्यूट है आप। हाँ। संदीप जी, आप अगर सुन पा रहे हो प्लीज। शायद उन तक आवाज नहीं जा पा रही है, आ ऐसा रही लग है रहा जी जी संदीप जी। हेलो जी 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 हेलो। है। जी हाँ जी सारे शर- नमस्कार सर। देखिए, जो भी फसलें होती हैं हमारे यहाँ वो मौसम के हिसाब से ही होती हैं। सारे लोग किसान बड़े एक्टिव हैं, और हमारा जो क्षेत्र है बड़ा तराई का, बड़ा पानी वाला क्षेत्र है। कोई परेशानी नहीं है कोई पानी की किसी चीज़ की यहाँ पर। और उसमें सबसे ज़्यादा एक ग्रीन कलर का कीड़ा आता है, जो ग्रीन सा कीड़ा जी होता है जी। लंबा सा, वो सबसे ज़्यादा आता है। वो जो मक्का के अलावा जो चेरी बोलते हैं हम लोग उसको, लंबी लंबा घास होता है, उसकी पत्तियां खा जाता है हाँ, पूरा। चरी 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 में आता आपके। जी जी। उसकी पत्तियां खा जाता है। और वो इसी तरह का गन्ने में आता है, गन्ने को भी पत्तियां खा जाता है। अभी अमरूद जी। है, जैसे आम है, उनमें भी बहुत सारे वो लग जाते हैं, उसको भी वो उसी तरह उतर जाता है। तो आप उसका वीडियो बना के ना, आपको जी फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। अगर आप उसकी मदर, जो पंखियां अंडे देने वाली होती हैं, उसके मेल को आप फेरोमोन ट्रैप द्वारा कंट्रोल करोगे तो ये समस्या से आप निजात पा सकते हो। आपको 1 एकड़ में लगभग 12 फेरोमोन ट्रैप लगाने पड़ेंगे। मैं ये बताता हूँ आपको किस टाइप का फेरोमोन ट्रैप रहेगा। ट्रैप तो वो होगा ये ना जो उड़ने वाला, वो पकड़ सकता होगा। हाँ, ये जो फेरोमोन ट्रैप, ये देखिए आप, ऐसी ये रहती है बॉक्स इसकी, और ये इसके वो पूरे वो रहते हैं, ये पॉलीथीन, इसमें उसका जो रहता है कैप्सूल, जिसका भी आपके यहाँ जैसे बीमारी है ना, तो वो जो भी कीड़ा आता है तो उसके मेल का ये मिलेगा आपको। ये इसको आपको अपने फेरोमोन ट्रैप में लगाना पड़ेगा, और फिर आपका वो कंट्रोल हो जाएगा पूरी तरीके से। और अगर इसमें हमारे सर नहीं जुड़े हुए, नहीं तो वो आपको एक जैविक स्प्रे भी बताएंगे। तो आप लोग मेटानानो सोपाली करके एक है, तो उसका अगर आप स्प्रे करते हैं और जमीन में नमी है, तो भी उसका बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। जी जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद शरद जी। आदरणीय, बहुत मैं कुछ कहना चाहूंगा। लाल के साथ
ये जो सभी मंच को सादर नमन। मैं ये कहना चाह रहा था कि संदीप जी ने जो बात कही है, ये तराई वाला क्षेत्र है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे प्रोडक्टिव एरिया है। अगर हमारे उसकी बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे मतलब जैसा हमारा होशंगाबाद और नर्मदापुरम और जो हमारा नरसिंहपुर जिला है, वैसे ही ये पहले से ही ये बहुत उन्नतशील जगह है और निश्चित रूप से यहाँ लगातार कीटनाशकों के प्रयोग से कई रेजिस्टेंसी भी डेवलप हो गई होगी। तो थोड़ा सा जैसे अभी शरद भाई साहब ने जो कहा, हम इसमें फेरोमोन ट्रैप पे भी जाएं। फेरोमोन ट्रैप के लिए स्पेसिफिक चाहिए होगा क्योंकि कीट स्पेसिफिक होता है। फीमेल की जो वो होती है उसकी गंध चाहिए उसको। और फेरोमोन ट्रैप के अलावा एक चीज और अपन हम कर सकते हैं कि अगर लाइट ट्रैप का उपयोग करें तो बहुत सारे लेपिडोप्टेरस जो भी नॉक्टर्नल जो जिनकी फ्लाई रात में घूमती है, वो कीड़े इसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो क्या है, ये जो घास को खाने वाले कीड़े हैं तो इसमें मल्टीपल बहुत सारे कीड़े होंगे। कुछ तो ये जो ग्रासहॉपर है वो होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो पंडित जी पर बैठ जाओ, मुझे तो थोड़ा सा हो गया। तो ये जो कीड़े हैं करने के लिए लाइट ट्रैप का उपयोग करें, फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करें और जो जैविक उनको उनका भी उपयोग करें क्योंकि बायो एजेंट ढेर सारे इंसेक्ट स्पेसिफिक बायो एजेंट हमारे पास हैं। थोड़ा सा आप मतलब इसको वो करेंगे तो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स भी बनाता है कुछ, और भी बहुत सारे जो लोग हैं ये कुछ बायो एजेंट बनाते हैं। तो इनका भी उपयोग करके मैं समझता हूँ कि हम इन कीटों को कंट्रोल कर सकते हैं। और कुछ कम मात्रा में अगर नीम ऑयल का भी उपयोग किया जाए, 1000 ppm का नीम ऑयल का अगर वो करेंगे तो रिपेलेंट एक्शन से, या नीम की पत्तियों का जो हम गौमूत्र के साथ वो बनाते हैं, तो इसके रिपेलेंट एक्शन से भी हमारे जो चरी में, मक्के में और आपका बरसीम में जो कीट आते हैं, इनकी संख्या कम होगी। कहीं ना कहीं हमें पॉपुलेशन कम करने की जरूरत है। अगर हम संख्या कम करेंगे तो निश्चित रूप से ये इनके कम होंगे। दूसरा, मेड़ों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें क्योंकि जब हम फसल मुख्य फसल पे स्प्रे करते हैं किसी दवाई का, हम नीम ऑयल का या कुछ करते हैं, तो हमारे जो कीट हैं वो मेड़ों पर चले जाते हैं और वहाँ पे कुछ दिन सरवाइव करते हैं, उसके बाद फिर मुख्य फसल पे आ जाते हैं। तो ये भी एक मुख्य है। और गर्मी में एक्चुअली में ये जो क्षेत्र है इसमें जगह खाली नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि ये लगातार फसल लेने से यहाँ पे जगह कभी भी खाली नहीं रहती। तो निवेदन ये रहेगा कि कम से कम गर्मी में एक बार, 2 साल में, 3 साल में एक बार गर्मी की में गहरी जुताई जरूर करें। 1 महीने 2 महीने आप खेत को गर्मी में खाली छोड़ें तो निश्चित रूप से आपकी कीटों की संख्या कम होगी और आपकी फसल और बेहतर होगी। जी धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद रोशनलाल जी और शरद जी। और मुझे आशा है कि संदीप जी ने को जो बहुत कम समय पर ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसके बारे में आप विचार करेंगे और आने वाले समय पर छोटी छोटी जो बातें हैं इनका प्रयोग करते हुए बिल्कुल फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप और एक स्टिकी ट्रैप भी होता है, तीनों के उपयोग से 80-90% तक के कीटनाशक डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद भी जो जैविक कीटनाशक अगर डालने की जरूरत पड़े भी थोड़े बहुत, तो उससे आपके काफी ज्यादा लागत में कमी आ जाएगी। अब इस टॉपिक को आगे हम अभी विराम देते हैं और हम आज के जो हमारा प्रमुख बिंदु था कि हम आदर्श ग्राम की जो परिकल्पना की बात, उसके परिभाषाओं की बात हमने की थी, तो उस विषय पर अगर दिनेश जी ज्वाइन कर गए हैं तो कृपया वो सेशन को आगे लें और हम उस चीज पर भी अब आगे वार्तालाप करते हैं। और दिनेश जी अगर आप आ गए हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, आवाज आ रही है? जी जी आदरणीय, सादर धन्यवाद और नमन है आप सभी सदस्यों को जो इस योगाहार के मंच पर लगातार जुड़े हुए हैं।
और आदरणीय मेरा यहाँ पे नेटवर्क की समस्या रही है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। योग के सत्र के बाद नेटवर्क चला गया और आज इस सत्र में बहुत सुंदर वार्ता मैंने अभी सुनी है। और जब हम आदर्श गाँव की बात करते हैं, गाँव के विकास की बात करते हैं, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के दौर का है, जो अभी हमारे आदरणीय सदस्य चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपने फसलों को विषमुक्त विधियों से बचाया जाए। हमारे साथ संभवतः जुड़ने वाले हैं उत्तराखंड बद्रीनाथ के पास भारत के प्रथम गांव माणा से आदरणीय पीताम्बर दत्त मोलपा जी, और वो भी कनेक्टिविटी के कारण शायद देर से जुड़ रहे हैं। उनसे पहले आदरणीय हमारे इस सदन में देहरादून के दुधई गांव से आदरणीय हमारे प्रधान हैं, युवा प्रधान हैं, धीरज रावत जी जुड़े हुए हैं। और साथ ही सहारनपुर से अभी जिन्हें हमने सुना आदरणीय संदीप जी भाई साहब जुड़े हुए हैं। और उन्हीं के साथ आदरणीय सभी सदस्यों का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं सीधे आदरणीय धीरेन्द्र रावत जी के पास धीरज रावत जी के पास पहुंचना चाहूँगा। तो उससे पहले ये बताऊँ कि हम विगत 3 दिन से हमारा गाँव आदर्श गाँव कैसे हो और उसके लिए हम क्या कार्य कर रहे हैं। कल परसों अलग-अलग प्रधानों ने, अलग-अलग प्रतिनिधियों ने, अलग-अलग सदस्यों ने इस पे वार्तालाप की। हमने परिभाषाएँ भी देखी और हमने भारत सरकार की वो घोषणा जब 11 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले तो 5 नहीं तो 1 गाँव प्रत्येक सांसद आदर्श गाँव के रूप में आगे बढ़ाए। और यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जयापुर गाँव बनारस को गोद लिया और उस पे वो कार्य कर रहे हैं। उसी तरह से हम प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहे हैं। हमने देखा कि हमने गाँव की आवश्यकता को देखते हुए अपनी तरफ से जो कार्य किए और उन कार्य को सफल करते हुए हमने जब गाँव को अपने गाँव की परिधि से बाहर से देखा, तो हमने उस कार्य को आदर्श माना और हमने उस गाँव को आदर्श गाँव जानने की कोशिश की या मानने की कोशिश की। लेकिन कल परसों की चर्चा आप आदरणीय सदस्यों ने जब सुनी होगी, तो तब ये लगा कि हमने अभी गाँव को एक मॉडल के रूप में स्थापित करना है और ऐसे गाँव जिसको देख कर के अन्य गाँव सबक लें, सीखें और उस कदम पे चलें कि हम उस गाँव को देख कर के अपना गाँव भी वैसा ही बनाएँ, तो ये आदर्श मॉडल कहलाएगा। कल आदर्श गाँव के परामर्शदाता और पूर्व सीजीएम, नाबार्ड उन्होंने भी अपनी बात रखी और अन्य किसानों ने बात रखी। मैंने ये संदर्भ इसलिए दिया क्योंकि जो नए सदस्य जुड़े होंगे उनके लिए। और मैं आप सभी के माध्यम से सबसे पहले धीरज रावत जी का हार्दिक स्वागत करूँगा और उनसे अनुरोध करूँगा कि वो अपना कैमरा ऑन करके और माइक ऑन करके अपने गाँव के बारे में बताएँ, क्योंकि ये देहरादून से बहुत दूर नहीं है और यहाँ पे जो विकासशील गतिविधियाँ हैं बड़ी तेज़ी से हो रही हैं। और इन विकासशील गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि जहाँ विकास होता है वहाँ दूसरी गतिविधियाँ भी होती हैं, खेतों को चले जाना, सड़कों को ज़्यादा निर्माण होना, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों का बनना। उसके मध्य आप गाँव को आदर्श बनाने के लिए अपनी तरफ से क्या पहल कर रहे हैं? आदरणीय धीरज रावत जी, आपका हार्दिक स्वागत है योग आहार के इस मंच पर। हेलो हेलो जी रावत साहब नमस्कार। सादर नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार साहब नमस्कार। मैं मिस्टर धीरज रावत, ग्राम प्रधान दुधई, और प्रधान के साथ-साथ मैं एक कृषक भी हूँ, कृषक का बेटा भी हूँ। सर आवाज़ आ रही है आपको? जी, अच्छी आवाज़ आ रही। जी। हाँ सर, हाँ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है यहाँ पे ना। सर हमने जी। कृषि विभाग एक मतलब बहुत अच्छा विभाग है जो हमारा आए दिन कुछ ना कुछ हम लोगों के लिए सपोर्ट करता रहता है। कृषि विभाग ने हम लोगों के लिए बहुत चीज़ें की है। अब मैं खुद की बात बताता हूँ, जब से हम प्रधान बने हैं, हमारे वहाँ पलायन बहुत होता था पहले। पलायन मतलब लोगों ने ज़मीनें बेच चुके हैं, यानी कि जो ज़मीनें बची हुई हैं, उन ज़मीनों को हमने रोका है। जैसे लेमन ग्रास की खेती की है साहब हमने।
मैं अपने 4 साल में सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी हाँ पहुंच रही हाँ सर, मैं लेमन ग्रास इसलिए कह रहा हूँ सर, जो लेमन ग्रास है सर, वो कम पैसों में अर्जित, यानी कि हमारी जो आय का स्रोत बढ़ाता है कम पैसों में और बंजर जमीन में, यानी कि जो लोगों ने बंजर जमीन बिक चुकी थी उन लोगों, वो जमीनें हमने रोकी है अपने सघन पौधा केंद्र सेलाकुई के माध्यम और मनरेगा योजना के अंतर्गत। उसमें हमने कम से 200 से 250 बीघा लेमन ग्रास लगाया सर। उस लेमन ग्रास से सर 2 चीजें, एक तो बंजर जमीन बची है हमारी, और लोगों ने जो यानी जो बेचना स्टार्ट किया था, क्यों कोई भी गांव में इतनी पॉपुलेशन तो है लेकिन जमीनें लोगों ने सब बेच दी, अपने आंगन तक बेच दिए साहब। पर हमने उनको रोकने की कोशिश की और आज रुक चुके हैं, और जो 40-40 50-50 साल पुरानी जमीनें थी साहब, उनको हमने रोका है और आज लेमन ग्रास की खेती की है लोगों का। साथ साथ हाँ, जो समूह की महिलाएं हैं साहब, उनको भी जोड़ा है, वो उसमें काम भी करती हैं स्टार्टिंग से लेके, चाहे निड़ाई गुड़ाई, रोपाई से लेके कटियार वटियार सब चीजें करती हैं। आज आप आइए मेरे गांव में, आइए, आप भी कहोगे कि पूरा हमारा जो लेमन ग्रास है सब पूरे जितनी भी हमारी एक्स्ट्रा जमीन है, अतिरिक्त भूमि है, एक तो बंजर जमीन होती है और एक सिंचित, सिंचित में तो हमारा वैसे फसल से संबंधित खेती होती है। फसल में आप हमारे वहाँ अदरक, आइए आप, अदरक बहुत अच्छे, अदरक अदरक की खेती होती है, मिर्च की खेती होती है, हल्दी की खेती होती है, एक गागला होता है सर, अरबी होती है, उसकी भी खेती बहुत ही अच्छी ढंग से होती है। कृषि कृषि प्रधान बोलते हैं भारत है, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ कि मेरा कृषि प्रधान दुधई है। और कृषि के क्षेत्र में हम लोग मतलब कि हमें समय समय पे कृषि विभाग, भारत सरकार हमें समय समय पे हम लोगों के लिए खड़ी रहती है। आज भी आए दिन कृषि विभाग हमें कहता है कि प्रधान जी आपके वहाँ कोई यंत्र चाहिए हो तो हमें संपर्क करें। क्यों क्यों हम देखो, सहयोग होता है साहब, हम सहयोग करेंगे आप डिपार्टमेंट का, अधिकारियों का, विभाग का, तो विभाग भी खुद हम लोगों का बहुत सपोर्ट करता है साहब। मैं तो धन्यवाद करता हूं अपने विभाग को, जो आए दिन हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं और हम भी उनका सहयोग करते हैं। वो तो साहब बहुत अच्छा है हमारा। आइए आप, बस थोड़ा सा हमारा सड़क का दिक्कत है, एक सड़क नहीं है हमारे गांव में, बाकी आप कृषि से संबंधित किसी अन्य चीजों से संबंधित आओगे तो आप कहोगे कि वाकई में दुधई गांव, ये दुधई गांव सहसपुर ब्लॉक में पड़ता है। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ, देहरादून से लगभग 30 से 35 किलोमीटर है इसकी दूरी, और सहसपुर ब्लॉक, हमारा सहसपुर ब्लॉक है जो वहां से लगभग 15 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, न्याय पंचायत हमारी रामपुर भावाला पड़ती है। साहब बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने हमें जोड़ा, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने हमें इस मंच पे खड़ा किया, आप लोगों से जुड़े हम। और सर अपनी वाणी को विराम करता देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। नमस्कार साहब। जी जय जी जय हिंद आदरणीय। और अगर एक बार आप अपना कैमरा ऑन कर लेंगे तो आदरणीय सभी सदस्य आपके दर्शन भी कर पाएंगे। जी सर दिखाई दे रहा हूं मैं? जी हेलो। बहुत सुंदर। जी जी आपका हाँ जी हाँ हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। जी सादर नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, बहुत अच्छा लगा, आपने हमें अपने साथ जोड़ा, पूरी टीम के साथ जोड़ा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की गहराइयों से आभार प्रकट भी करता हूं साहब। आदरणीय धीरज रावत जी, आपने जी जी कहा जी कि आप दुधई गांव जो कि शहरों से और कस्बों से घिरा हुआ गांव है और जी 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 लगभग पहाड़ों की गोद में है, जी जी जी। जहां आपने जो कृषि भूमि है उनको बेचने से भी रोका है। हाँ तो सर। एक प्रश्न मन में आता है कि जब जी 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 जी, बताएं तो बताएं सर। गांव में पशुपालन और पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो या ये कम हो रहा है या आगे बढ़ रहा है? नहीं सर, पशुपालन कृषि विभाग सर दोनों एक दूसरे के भाई हैं सर। पशुपालन हो गया, कृषि विभाग हो गया सर, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे वहाँ डेयरी चल रही है साहब। अब मैं आपको एक एफपीओ चल रहा है हमारे वहाँ पे, उन लोगों ने हमें अभी कल परसों में बैठक होनी है, एक एफपीओ के माध्यम से दुधाई का व्यवसाय या दूध का व्यवसाय फिर से दोबारा से, यानी कि दूसरी तरीके से करना। एक तो आंचल डेयरी चल रही है साहब हमारी, आंचल डेयरी में भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 30-35 परिवार जुड़े हुए हैं आंचल डेयरी में। लगभग 1.5 से 2 कुंटल के आसपास यहाँ से दूध जाता है साहब।
उसके साथ साथ लोगों ने गायें, यानी लोगों को लगा क्यों गांव है, चारों तरफ हरियाली है, मतलब कि घास वास की कोई दिक्कत नहीं, लोगों ने फिर अपने पशु यानी कि बढ़ाए हैं। यानी कि लोग सोचते हैं ना कि एक तो थोड़ा सा हमारा गांव में थोड़ा ये है कि लोग ज्यादातर कृषि पे ज्यादा निर्भर है साहब, तो इसलिए लोगों ने अब डेयरी पालन की ओर जा रहे हैं, क्योंकि अब गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार सब्सिडी पे और क्या बोलते हैं 0% ब्याज पे व्यवसाय के लिए रोजगार के लिए साहब वो क्या बोलते हैं उसको ऋण दे रही है, लोन दे रही है। बल्कि मैंने तो साहब यकीन नहीं करोगे आप, मैंने कम से कम 15 से 20 परिवारों को लोन दिलवाया है 0% पे, और लोगों ने गाय खरीदी है, बकरी खरीदी है, किसी ने मुर्गे खरीदी। हाँ, पशुपालन विभाग हर साल हमें कम से कम 60 से 65 परिवारों को चूजे देता है। तो यानी कि लोगों का कहीं ना कहीं मतलब विभाग किसी ना किसी तरीके से बहुत सपोर्ट करता है। अभी गाय के जी, लोन करवाए हैं साहब, कम से कम 6 लोन बहुत अभी सुंदर। कराए लेटेस्ट अभी साहब, अभी बिल्कुल अभी हमारा उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के माध्यम से 6 लोगों का अभी गाय पे लोन करवाया 1-1 लाख रुपए। जी। अच्छा, जी जहाँ साहब। दुधई की बात हम करते हैं, जी वहीं जी आपके ठीक अगर हम कहें तो बाईं तरफ बसा हुआ नंदा की चौकी से ऊपर एक गाँव है, जिसमें बहुत जी, सारे हॉस्टल बने हैं। मैं उसका नाम भूल रहा हूँ अभी भी। ये बिदोली। बिधोली, जी, 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 जी। जी जी जी, जी हम अभी बिधोली की चर्चा करेंगे। बिधोली एक गाँव है जो कि अब जी लगभग शहर बन गया है। जी जी जहाँ जी हम आदर्श गाँवों की बात कर रहे हैं और जी वहीं हमें आदरणीय सदस्यों से मैं संबोधित करते हुए ये कहना चाहूँगा कि हमने जी जो अपनी आवश्यकताएँ हैं, उनको इंगित करते हुए उस पे कार्य किया है। दुधई जी गाँव जी के हमारे प्रधान, उन्होंने गाँव में जो आवश्यकताएँ थी और जो क्राइसिस था, जो जी संकट था, उसके निवारण के लिए अपने स्तर से कार्य किए हैं। जी जी लेकिन साथ-साथ में ये हमें ये भी सोचना ज़रूरी है कि हम इन आवश्यकताओं को की पूर्ति कर रहे हैं और संकटों से निवारण पा रहे हैं। यानी हम एक दिशा में तो बढ़ रहे हैं और जैसे कल की चर्चा से भी सामने आया है कि हम एक आदर्श गाँव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन आदर्श गाँव कैसा हो ये अभी भी चर्चा होना और इस पे चर्चा को आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी के पास पहुँचूँगा कुछ देर में, क्योंकि हमने दुधई भी और जो दूसरा गाँव आपने कहा है दोथली, बिदोली दोथली कहा है? जी, बिधोली, बिदोली बिधोली, उनका बिदोली भ्रमण किया है, उनका भी भ्रमण किया है। लेकिन आदरणीय रावत जी से पहले मैं आदरणीय अपने संदीप जी से जो कि प्रधान हैं और सहारनपुर से हैं, उनके पास पहुँचना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि सहारनपुर में जो आपका गाँव है, उस गाँव की स्थिति क्या है? कि क्या वहाँ पे जो इंडस्ट्री से संबंधित लोगों का प्रवेश हुआ है? क्या वहाँ पे गौशालाओं में बढ़ोतरी हुई है या गाय पालन में घटोतरी हुई है? और किस तरह से वहाँ पे स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन की संभावनाएँ और समस्याएँ हैं? आदरणीय श्री हमारे जी, संदीप जी भाई साहब। नमस्कार सर। अभी साहब ने जो बताया जिस तरह की, बड़ा अच्छा प्रधान जी का सुनाया। अभी हमारा गांव भी बेसिकली, मेरा जो सपना था प्रधान बनने का सिर्फ इसी पर्पज से था कि जब शहर स्मार्ट हो सकते तो गांव स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता। और उसी एवज में मैं बहुत कंट्री घुमा हूँ, मेरा माइंड सेट हुआ कि अपने गांव के लिए कुछ करना है। तो मैंने गांव के ना पूरा प्रोजेक्ट बनाया है कि गांव में क्या क्या चीज़ की कमियां हैं, क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट होना चाहिए। और ऐसा पहला गांव है जहां पहली बार महिला प्रधान होती थी, लेकिन महिला प्रधान भी वहां पर कुछ कर नहीं पाती थी, मीटिंग में भी नहीं आती थी बेचारी। अब हमारी जितनी महिलाएं मेंबर्स भी हैं हमारी, उन सबको भी हम बुलाते हैं, उनका व्यू लेते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो महिलाओं के थ्रू ही करते हैं। हमारी थीम ही, हमारे गाँव का जो नाम है, जो बोर्ड है, तो लिखा है महिला एवं बाल हितैषी पंचायत, ग्राम पंचायत खरौली। ये हमारी थीम है सर। और जब हम चुनाव जीत के आए तो पूरा गांव एकदम डार्क जोन में था। दोनों गांव में मात्र 7 लाइट्स थी। तो हमारे पास बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आए, ठेकेदार आए कि भैया ये लाइट ले लो 5,000 की, 4,000 की, ऐसे कर करके बहुत सारे लोग आए। और मेरा फील्ड चूंकि परचेज से रहा हूँ, मैं जनरल मैनेजर परचेज रहा हूँ पहले, मुझे पता है कौन सी चीजें कहाँ से खरीदनी है, कहाँ से क्या लेना है, कैसे रेट डाउन करने हैं। तो आप विश्वास करो, मात्र 2,07,000 समथिंग रुपए में मैंने 275 लाइट्स एक बार में स्टोर कराई। और वो जो पूरे जिलों का एक रिकॉर्ड था, और वो खबर हमारी पूरे भारत में चली है, 70 भाषाओं में छापी है दैनिक भास्कर ने उसको।
और आज भी हमारा गांव आप देखोगे, जैसे आपको भाई साहब देहरादून से हैं, हमारे एक उदाहरण है कि देहरादून से ऊपर जो दिखते हैं ना गांव की जो तारीफ करनी हो, तो हमारे ऐसे बोलते हैं ऐसा है जैसे मसूरी। मसूरी मतलब लाइटिंग की व्यवस्था इतनी है, नीचे से पहाड़ी बहुत सुंदर दिखती है। तो आज हमारा थरोली भी ऐसा लगता है दूर से जैसे मसूरी में हो आप। और जहां तक परिवहन की बात करें, सहारनपुर से मात्र 5 किलोमीटर दूर हमारा गाँव है। गांव की 4 ई रिक्शा लोगों के पास अवेलेबल है, और आजू बाजू के जो गांव है उन सबके पास भी ई रिक्शा अवेलेबल है। तो सुगम हो गया हमारा काफी आना जाना। दूसरा, हमारी ग्राम पंचायत में इस समय 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी है जी, जो कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी है, तो सबसे पहले से 10 साल पहले खरीदने वाले हम ही थे। हमें देख देख के आज गांव में 40 इलेक्ट्रिक स्कूटी है, लोग तो अब खरीद रहे हैं। तो उस वजह से हमारा गाँव काफी अच्छा है। खेती की बात करें तो पानी बहुत है, दोनों तरफ नहर है, बीच में हमारा गाँव है। और पूरा गांव हमारा सीसीटीवी कैमरे में है। गांव का मूवमेंट जहां भी होता है, कौन लोग कहाँ जा रहा है, तो मुझे सब मेरे मोबाइल में रहता है। कौन आदमी जा रहा है, कौन एंट्री कर रहा है, सबका रिकॉर्ड ऑनलाइन हो जाता है। अब किसी को मैसेज देना होता है तो मोबाइल से मैसेज दे देता हूँ आप सभी को कि आज ये फलाना कैंप लगना है और ये चीजें होनी है। तो थोड़ी टेक्नोलॉजी का सहारा हम काफी ले रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है। अगर इस जमाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आज पहले हमारे गांव में कोई भी आदमी शिविर लगाने को तैयार नहीं था, मेडिकल कैंप कभी जानते नहीं थे लोग। अब विश्वास करिए आप, 18 डॉक्टर की टीम अब पिछले 2 महीने में कल 5वां कैंप लगाया, ताकि लोगों को जो बोलते थे मेडिकल स्थिति नहीं है, मॉडल गांव के सहयोग लखनऊ से जो सुविधा मिली है हमें, 5वीं बार कल कैंप लगाया, जिसमें 18 डॉक्टर MBBS MD तक के आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जिसमें कल हमारे पास डॉक्टर आयुर्वेद के भी थे और महिला डॉक्टर्स भी थी। और जहाँ तक एजुकेशन की बात करें, आज हमारा प्राइमरी स्कूल जहाँ एक खंडर हालत में हुआ करता था, वहाँ पे CCTV कैमरे प्लस प्रोजेक्टर से पढ़ाई होती है बच्चों की। ये इन चीजों पे हम लोग किए हैं। दूसरा, मैंने कल भी बताया था, जैसे महिला हितैषी पंचायत हमारी है, हम अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, और अभी कुछ थोड़ा बहुत कर पाए हैं, बट बहुत कुछ करना चाहते हैं और भी। सारी बेटियों को जन्मदिन मनाते हैं, एक साल भर में एक बार। बहुत थोड़ा सा खर्चा होता है, लेकिन उसका खर्चा कम होता है, चर्चा ज्यादा होती है, लोगों में पॉजिटिव माहौल ज्यादा होता है। तो वो बेटियों का जन्मदिन मनाने से इतना बढ़िया श्रेय मिला है हमें कि हमें DM ने बुलाया, हमें भारत के बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि ये आइडिया कहाँ से दिमाग में आया। तो इस तरह का प्रयास करते हैं सर हम लोग। सड़कें नाली वगैरह सारी हमारी एकदम फर्स्ट क्लास बनी हुई है। पानी की टंकी काम अभी चल रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है गांव में, एक गांव में नशा बहुत ज्यादा फैल गया। नशा, उसको अगर शाम को आप गांव में जाओ ना, किसी को बोले कि भैया ये काम क्यों कर रहे हो, दारू क्यों पी रहे हो, तो वो आपके कपड़े फाड़ने को तैयार हो जाएगा। तुम तो प्रधान हो, तुम तो ये हो, तुमने कुछ नहीं किया। तो नशे की जो आदत है ना, कोई ऐसी सिस्टम भी बन जाए किसी तरह की, उन लोगों को थोड़ी सी करके नशा लोग छोड़ दें। नशा सबसे बड़ी बीमारी हमारे ग्राम पंचायत की इस समय है। भले ही उसमें 50 लोग नशा कर रहे हो, लेकिन एक भी नशा करता है तो वो भी बेकार है हमारे लिए। और अभी पहले जहाँ प्रसव, महिलाओं का प्रसव पीड़ा के कारण गाँव में हो जाता है, कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती, महिला की डेथ भी हो जाती थी। आज हमारी ग्राम पंचायत का हर एक प्रसव अस्पताल में होता है। हर एक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जो भी होता है वो ऑनलाइन रखते हैं हम लोग। रिकॉर्ड के मामले में पूरे परफेक्ट हैं। और बहुत सारे प्रधान हमारे से सीखते भी हैं, बाकी हम तो सबसे सीखते हैं। ये एक बात और है, आपकी जो प्रधान की लोबी है, प्रधान साथी मेरे साथ में है, बहुत सारे प्रधान काम कर रहे हैं अभी। लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करने सोचते हो, आपके खिलाफ बहुत सारे लोग लग जाते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं विराम दो, तो मुझे लगता है जितना पैसा सरकार दे रही है उसमें कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होगा। अगर हम लोग उसी धारा में बहना शुरू कर जाएंगे तो हम दूसरों से अलग काम कर ही नहीं पाएंगे। सर, मैं इसी थ्योरी पे काम करता हूँ कि मुझे सबसे हटके काम करना है। अगर मैंने एक बल्ब भी खरीदना है ना, तो वो बल्ब भी खरीदना है जब मेरा बल्ब लगा हुआ दिखाई दे, तो वो पता होना चाहिए कि ये थरोली ग्राम पंचायत में लगा है, इसमें कितने कम पैसे में कितनी रोशनी है। हमारे गांव का पूरा डाटा, क्या खर्च हुआ, क्या इनकम हुई है, वो पूरा ऑनलाइन होता है। वो कोई ऑनलाइन दे सकता है। बाद में गांव के बोर्ड पे लिखा होता है बाकायदा, इतना पैसा आया था, इतना खर्च किया, इस मद में खर्च किया। तो लोगों के जो सवाल होते हैं, जो आजकल लोग RTI डालते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। इस तरह की 2 साल 2.5 साल हमें होने के हैं, किसी की एक RTI आज तक नहीं आई। ये जरूर है कि मैं गांव में समय कम देता हूं। मैं दिल्ली और रुड़की और आउट ऑफ इंडिया अक्सर जाता रहता हूं, बट मेरा जो काम है, फोकस है, वो गांव के प्रति हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। पूरा मॉनिटर मैं खुद करता हूं, किसी को कोई पावर नहीं दी हुई है कि भैया आप ये काम करा लेना, आप ये कर लेना। पूरी मॉनिटरिंग अपने आप से करता हूँ। और शायद यही वजह है कि हमारी ग्राम पंचायत थरोली को, जब हम पहले बोलते थे थरोली, आज थरोली को तरक्की से भी घूमने लोग आए हैं मेरे ग्राम पंचायत में। और अभी एक छोटा सा मैं 1 मिनट और लूंगा आपकी। अपनी ग्राम पंचायत के मैंने 7 तालाब बनवाए हैं। इतना सारा पानी इकट्ठा किया वर्षा का कि जहाँ जितना पानी की जरूरत हमारे गांव ग्राम पंचायत को भी नहीं है, बट इतना सारा तालाब हमने बनवा के आज टर्की से घूमने हमारे पास गांव में आए हैं, टर्की से।
और अभी हम अपने गांव के एक बोट बड़े तालाब में बोट डाल रहे हैं ताकि गांव की इनकम जनरेट हो सके। बाकी सब आप हमारा माध्यम करिए। नमस्कार। बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी अपने गांव की, और किस तरह अपने गांव को सुव्यवस्थित आप बना रहे हैं। हम अभी ये सब मेरे ख्याल से आदरणीय सदस्य भी इस मुद्दे पे पहुंचे होंगे, इस पॉइंट पे पहुंचे होंगे कि हम अपने गांव को सुव्यवस्थित बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, और जब गांव सुव्यवस्थित हो जाएंगे और समग्र रूप से हम विकसित करेंगे तो हम एक तरह से आदर्श गांव कहलाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हम पुनः आपसे जुड़ रहे हैं, और हम धीरज जी से भी जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय सदस्यों को ले चलता हूँ उत्तराखंड के उस स्थान पे जहाँ पे भगवान नारायण का निवास है, बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के पास में जो कि भारत का प्रथम गांव है माणा, और माणा जो कि चीन की सीमा से लगा हुआ गांव है, वहां से उपस्थित हैं हमारे प्रधान श्री पीताम्बर दत्त जी मोलपा। मैं आदरणीय पीताम्बर दत्त जी मोलपा जी का योगहार की सभी सदस्यों की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, और निवेदन करता हूं कि कृपया वो अपना कैमरा और माइक ऑन करके अपने गांव के बारे में बताएं। और एक बात और है कि आप इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, और उसके बाद आपने आज से दशकों पहले ये कहा कि मैं नौकरी न करके अपने गांव क्षेत्र के लिए काम करूंगा। आप वापस गए, और अब तीसरी बार आप माणा गांव के प्रधान हैं। वहां आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही विशेष बात यह है कि अभी पिछली बार हमारे प्रधान माननीय नरेंद्र जी मोदी वहां पे पहुंचे थे। उन्होंने कुछ वहां पे गांव वासियों से संपर्क करके कुछ किया, वो आप बताएं आदरणीय मोलपा जी। क्या आवाज पहुंची? उन्होंने संभवतः म्यूट है अभी भी वो अभी अभी जुड़े हुए थे। वो जी अनम्यूट आदरणीय कर लेंगे तो मोलपा फिर सर, बात हो अगर जाएगी। आप वो सुल है उसको सुना, टच कर सुनाई लीजिएगा तो सुनाई आप सुनाई पाएंगे। सुनाई दे रहा? हेलो, जी जी सुनाई दे रहा? हेलो, जी हाँ, जी आवाज जी तो आ जी रही आप है सर। हेलो, जी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ जी सर। आ रही जी। मैं पीताम्बर मोलपा, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत माणा, उत्तराखंड, जो कि समुद्र से 10,500 फीट की हाइट पर स्थित है, और पूर्व में इसको भारत का अंतिम ग्राम कहा जाता था, लेकिन विगत वर्ष 2022 को अक्टूबर के मास में हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का दौरा माणा में हुआ, तो उन्होंने इसको प्रथम गांव डिक्लेयर किया। मैं ग्राम पंचायत में विभिन्न गतिविधियां चल रही हैं। सीमांत गांव होने से इसका, हेलो, जी आ रही सीमांत गांव होने के जी यहाँ पर, आपको सुन रहे हैं। जी, आप बहुत हेलो आ रही आवाज आ रही है सर, आ रही है। जी, तो सीमांत गांव की वजह से यहाँ पर 1962 से, जब से चाइना ने इस हमारे सीमांत क्षेत्रों पर अटैक किया, तिब्बत के साथ लड़ाई हुई, उस दौरान यहाँ पर आती है वहाँ पे फौज की एक्टिविटी ज्यादा बढ़ गई। विनय जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ हाँ, अपने आप को म्यूट कर लीजिए दिनेश जी। जी, दिनेश म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आर यू हियरिंग मी? दिनेश अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हेलो, जी बोले हेलो, सर, बोले। हाँ, तो वर्तमान ये सकता कि आवाज तक न पहुंच, सर आप म्यूट कर लें। आप लोगों की आवाज तक सही हो। तो मैं प्रथम मैं अभी हमने जो दिनेश जी को फोन लगा के बता दीजिएगा। रंजना जी फोन लगाई दिनेश को।
गांव में विभिन्न टाइप की एक्टिविटी चल रहा है। इस गांव में करीब टूरिस्ट इनपुट जो है 7-8 लाख टूरिस्ट प्रति सीजन में पहुंचते हैं, और इस सीजन के दौरान जो हमारे गांव के बेरोजगार हैं उनको किस टाइप से रोजगार के अवसर सृजित किए हैं, इस बारे में हमने कई एक्टिविटीज यहाँ पर चलाए हैं। जैसे जो लोकल यूथ हैं, काफी सारे हाई स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, उनको हमने गाइड की ट्रेनिंग दी। गाइड की ट्रेनिंग के पश्चात वो आज जो टूरिस्ट आते हैं उनको मोटिवेट करते हैं कि आप माणा गांव में जाएंगे तो आपको ये साइट सीइंग है। तो उसको करने के पश्चात तो अच्छा आमदनी उनकी होती है। फिर माणा के बियॉन्ड सतोपन लेक है, जहाँ पर हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं वो लोग इस क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। और अभी वर्तमान परिवेश में भारत सरकार ने एक स्कीम चलाई है, वाइब्रेंट विलेज स्कीम। वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत बॉर्डर विलेज को फिर पुनः रिवाइव कराना है कि इस बॉर्डर सीमावर्ती जो गांव है उनको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे उसको पुनर्जीवित। क्योंकि हमारे उत्तराखंड के कई गांव में जो है भुतुआ गांव बोलते हैं, जहां पर लोग बाग गांव छोड़ के शहर के ओर उनका पलायन हो रहा है। तो हमने जैसे अभी दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजनाएं वगैरह चल रही हैं, इसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें रिटायर्ड जो पर्सनालिटीज है उनको भी इस चीज का बेनिफिट दिया जा रहा है। तो जिनके पास जो जगह है उनको इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। हमने गांव में पूरी सफाई की अच्छी व्यवस्था की है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमारा काम चल रहा है। हमारे MOU जो है नगर पंचायत बद्रीनाथ के साथ है, और जो हम यहाँ पर सुविधा शुल्क लेते हैं, हमने ये जनरेट किया एक सुविधा शुल्क। जो गाड़ियां आती हैं माणा गांव में, उनसे हम प्रति गाड़ी 40, 50, 30, 40, छोटी गाड़ियां 20, 30, इस टाइप का एक प्रोविजन रखा हमने उसके लिए, क्या बोलते हैं, टैक्स का। उसमें हमारे 2 लड़के जो हैं टैक्स कलेक्ट करते हैं, वो पैसा सीधे ग्राम निधि खाते में जाता है। इस पैसे का सदुपयोग हम जो गांव के सफाई कर्मचारी हैं इनको देते हैं, और नगर पंचायत बद्रीनाथ का जो भी वाहन आता है उसमें कचरा जमा करके उसको बद्रीनाथ का जो ट्रेंच ग्राउंड है उसमें हम रखते हैं। और गांव में इसमें जो हमारे टॉयलेट्स वगैरह हैं, करीब उसका भी मेंटेनेंस हमारा इसी पैसे के साथ होता है। अन्य जो महिलाएं हैं, महिलाओं का पूरा हार्ट लगा रखा हमारे गांव में, लेकिन अभी तक हमने कच्चा हार्ट है, अब इसको पक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से भी इस योजना के बारे में लाभान्वित हो, इस पर चर्चा चल रही है। और पहले हम जब 1996 में गांव में आए थे तो उसमें मेरा अकेला दुकान हुआ करता था। जो हमारे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो हम सामान बनाते हैं, हमारा बेसिकली जो कार्य है वो ऊनी वस्त्रों का है। ऊनी वस्त्रों में जैसे कोट के पट्टू, स्वेटर, जुराब, टोपियां, और हम बोलते हैं पंखी, कंबल और थुलमा, इस टाइप के आइटम बनाते हैं। इन आइटमों का जो हमारा मार्केट है वो माणा गांव ही है। जो टूरिस्ट माणा गांव में आती हैं वो इन चीजों को ले जाते हैं। करीब मुझे लग रहा है इस गांव में 4-5 करोड़ का टर्नओवर एक सीजन में होगा। तो अच्छा बिजनेस होता है। और मेन चीज है कि मार्केटिंग, जो हमारा पुराना हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट आइटम का जो प्रोडक्ट है उसमें हम किस टाइप से वैल्यू एडिशन करें, इसके लिए हमने काफी क्रॉस विजिट कराई गांव वालों की। हिमाचल में कराया क्रॉस विजिट, जहाँ सिमिलर टाइप के काम होते हैं। और गाइड की ट्रेनिंग के लिए हमने अपने बच्चों को राजस्थान, क्यों वहां भी हमने इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारा यही प्लान है। और बाकी हमारे पास जो ये वन पंचायत है, ग्राम
वन पंचायत इस उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन पंचायत है, इसको भी कैसा ऑपरेट किया जाए, इसमें भी चर्चा चल रही है। और अन्य जो जी हेलो आदरणीय, आप आपके गांव की बहुत सारी विशेषताएं हैं और खास और जो तारीखी विशेषता, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी हमारे प्रधानमंत्री वहां पे गए, उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। मैं आदरणीय पवन सर से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय मोलपा सर से संवाद करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मेरी जो आवाज वहां तक क्लियर नहीं पहुंच रही है। आदरणीय जी 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 दिनेश जी, धन्यवाद। मोलपा जी का बहुत स्वागत है इस मंच में। और धन्यवाद जब सर, से धन्यवाद। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर आए हैं और माणा गांव आए हैं, और वहां की हमने फोटो देखी कि किस प्रकार से वो वहां पर विजिट किया है, और साथ ही उन्होंने वहां से जो आह्वान किया कि कोई भी पर्यटक जब भी किसी जगह पर जाए भारत के किसी कोने में, अपना अपनी जो खर्चा है उसका 5% वो वहां के स्थानीय उत्पाद को खरीदने में करे। तो इस बात का कितना प्रभाव आपने देखा कि आपके गांव पर पड़ा, उसके पर्यटन पर, उसके वहां पर खरीदारी करने पर, और स्थानीय व्यवस्था जो वह है, उनके जो उत्पाद हैं उनकी बिक्री पर कितना प्रभाव पड़ा होगा? मोलपा जी। हाँ जी, ये वोकल फॉर लोकल जो लास्ट ईयर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि तो जो टूरिस्ट जिस क्षेत्र में जाए अपने बजट का 5% जो खर्चा है वहाँ के स्थानीय उत्पादों पे करे, तो इसका काफी अच्छा इम्पैक्ट हमारे आर्थिकी पे पड़ा है। जो हमारा व्यापार है उसका उन्नति हो रहा है, फायदा इसका काफी है। जी जी बहुत सर। सुंदर जी, बहुत बढ़िया। तो क्योंकि वहाँ का शायद जब प्रधानमंत्री आए थे वहाँ एक स्टॉल भी लगा हुआ था, और जी जी शायद जी वहाँ किसी महिला से भी उन्होंने वार्ता की, उन्होंने अपने उत्पाद भी दिखाए थे, जो जी फोटो मैंने देखी थी, वीडियो भी बना था उसका। जी जी जी। तो उससे जो पर्यटन है वो पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया, उसमें आपका क्या अनुभव रहा? पर्यटन में जो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, पहाड़ों की परेशानी पहाड़ों की तरह रहती है। अभी जो अभी रोड वगैरह 4 धाम रोड परियोजना चल रहा है, अगर रोड वगैरह अगर अच्छा इस बार तो बड़ा यात्रा बड़ा डामाडोल रहा है, क्योंकि एनएच का जो है जगह जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जगह जगह नए नए स्लाइड्स डेवलप हो रहे हैं। अगर ये चीज सुचारू रूप से चलता है तो यात्रा पे बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आने वाले समय पर जब ये एनएच का रोड कनेक्टिविटी सही हो जाती है, तो जी फिर मुझे लगता है कि काफी जनसंख्या में पर्यटक भी और श्योर बाकी श्योर। लोग भी रेलवे हेड है आपका, रोड कनेक्टिविटी है आपका, ये कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी है। अगर ये चीज सभी सुचारू रूप से चलता तो ऑब्वियसली टूरिस्ट इन्फ्लो ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ के जो आपके जो अनुभव रहे हैं इस जी बद्रीनाथ के आसपास होने की वजह से, और भारत का प्रथम गांव होने का जो आपको सौभाग्य मिला, उससे हम सब भी जी बहुत, हमने इस मंच पर भी इस पर चर्चा की कि देखिए आज जी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला है, और ये गांव जी। बिल्कुल जो आखिरी जिसको कहते थे वो आखिरी नहीं, प्रथम हो गया है। तो हमारे अब लिए प्रथम बहुत, होगा। पर भी हमने इसको चर्चा और वहाँ करके अपने आप को जी भाग्यशाली समझा कि हम भी इस तरह जी से इस भारत में इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही जी जी। आपके अगर कोई और अनुभव आपको लगते हैं कि आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम, नहीं तो बाकी हमारे अन्य साथी हैं उनके से भी प्रश्न लेंगे। जी बस सर मोलपा जी। ठीक है, जो भी होगा ये जो बता दिए मैंने यही चीजें डेवलपमेंट की फिलहाल। जी, जी, और हमने एक रोड मैप तैयार किया इन फ्यूचर के लिए कि कैसे यहाँ के लड़कों को ट्रेनिंग किया जाए और यहाँ के प्रोडक्ट पे कैसे वैल्यू एडिशन किया जाए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ओके बहुत सर, बढ़िया। आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर। भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई। और ओके हमारे सर, जय। साथी जो है प्रश्न अभी हैंड रेज किया है डॉक्टर दुबे, जी डॉक्टर ये गजानन। तो डॉक्टर दुबे पहले आप अपना प्रश्न करिए, क्योंकि अब समय को भी वह देख रहे हैं, काफी हो गया आज का। डॉक्टर किशोर दुबे। धन्यवाद। धन्यवाद। सर नमस्कार दुबे जी। सर मेरा प्रश्न नहीं था,
जी मुझे मतलब जो शुरू में बोला गया था कि भी आदर्श ग्राम के संदर्भ में क्या सुझाव हो या क्या जी हमारी व्यवस्था है उसके बारे में बोलना था। तो हाँ अगर किसी और के प्रश्न है वो प्रश्न पूछिए। जी गजानन जी, आपका कोई प्रश्न है तो आप, ये कमेंट है, आप बता दीजिए। मेरी बात नहीं पहुंच रही है। आदरणीय प्रणाली मराठे जी, आपका कोई बात है तो आप अपनी बात कहिए अनम्यूट करके। ओम। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक पवन कुमार जी, दिनेश जी और सभी सदन के भाई बहनों को सादर प्रणाम, वंदन, नमो। और हमारे देश के जज्बे वाले राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री, जिनकी प्रेरणा से ये आदर्श ग्राम योजना आगे जाने का प्रयास हो रहा है, उन नरेंद्र मोदी जी को भी शत शत नमन, वंदन। मेरा तो प्रश्न है, मेरा एक विचार है, हाँ आवाज आ रही है ना मेरी? ओम। हाँ जी बताइए, बोलिए। एक बार आज जैसे ग्राम प्रधान आदर्श ग्राम प्रधान को जोड़कर कार्यक्रम लिया, उसी प्रकार मेरे मन में एक विचार आया, वो मैं सदन के साथ साझा करती हूँ। एक मीटिंग ऐसी हो जिसमें हमारे यहाँ के 5-5 ग्राम प्रधानों को जोड़कर या 4 ग्राम प्रधानों को जोड़कर अपने गांव में गांव को आगे ले जाने के लिए कैसा काम किया जाए। मुझे आज जो हमें मार्गदर्शन मिल रहा है ना, उसी प्रकार मार्गदर्शन उस मीटिंग में हो जाए, ऐसा मेरे मन में जो विचार आया तो वो कहने का था मुझे। उन्हें कौन सी समस्या आई और उन्होंने इसका सामना कैसा किया और आज इस मुकाम पर कैसे आ पहुंचे हैं, ये जो उनका काम है वो नए 5-5 ग्राम प्रधानों के आगे आएगा तो उनको प्रेरणा मिलेगी और एक दिए से अनेक दिए जलेंगे, ऐसा विचार आज मेरे मन में आया, वो साझा करना चाहती हूँ। प्रणाम, धन्यवाद। ओम। जी प्रणाली जी, बहुत सुंदर आपका विचार है। मुझे लगता है कि जहाँ पर सरकार के कर्मचारी, वहाँ के जो संस्थान हैं, जहाँ वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से अपनी पंचायती राज विभाग की जब बैठकें होती हैं तो वो एक्टिवली इसमें चर्चा करते हुए बाकी प्रधान का, बाकी जितने भी सदस्य हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते ही होंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो हमें, जैसा हमने पूर्व में भी चर्चा की थी, हमें ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ जो सरकारी महकमा है, उनके अधिकारियों को भी अगर एक्टिवेट किया जाए, दोनों लोग साथ मिल करके काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि केवल प्रधान जी का ही काम नहीं है। उनको मार्गदर्शन देने का काम पंचायती राज व्यवस्था का है और उस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी अच्छे अधिकारी कर्मचारी हैं, वो जब इसमें साथ मिलकर के काम करते हैं, प्रधानों के साथ मिलके, तो निश्चित से उस गांव पंचायत का व क्षेत्र का निश्चित रूप से विकास होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव भी है। और सभी तरह के लोग इस समाज में हैं, चाहे वो सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हों, उसमें से भी कई अच्छे मिलेंगे, कई उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कई हमारे प्रधान बहुत एक्टिव होंगे, कोई उतने एक्टिव नहीं होंगे, जो भी कारण है उसकी वजह से। तो जो अच्छे लोग हैं, जो एक्टिव लोग हैं, वो एक्टिव लोग मिल करके अगर आगे बढ़ते हैं तो वो आदर्श के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं और उसको देख करके जो कम एक्टिव थे किसी कारणवश, वो भी शायद एक्टिवेट हो सकते हैं। अभी सकारात्मक माहौल मुझे लगता है कि पूरे देश में है। अभी वर्तमान व्यवस्थाओं में एक बहुत सकारात्मकता है और सब लोग अपने तरह से योगदान कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से इस व्यवस्था में हम अगर चिन्हित करते हैं अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने विकास खंड में ऐसे व्यक्तियों का जो कि पॉजिटिवली काम कर रहे हैं और उनको साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो हम एक दूसरे से सीखते हुए इस कार्य को और बेहतर रूप से आगे ये चल जाएगा। निश्चित रूप से एक दूसरे से सीखते हुए, चाहे किसान किसान से सीखे, चाहे प्रधान प्रधान से सीखे, चाहे बीडीसी मेंबर से सीखे और इस तरह से इस व्यवस्था के अंतर्गत साथ मिलकर के और सीखने की और आगे बढ़ने की ललक के साथ ही ये कार्य बिल्कुल निश्चित रूप से संभव होगा, सबका सहयोग इसमें मिले।
निश्चित है कि 100% सबका सहयोग नहीं हो सकता है अलग-अलग कारणों से जो मैंने बताया। लेकिन जहाँ पर जो भी संभावनाएँ हैं, जहाँ पर जो अच्छी प्रैक्टिसेज़ हैं, अच्छे जो कार्य कर रहे हैं, उनको हम बिल्कुल साथ देकर के बात करेंगे, उससे चर्चा करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम निश्चित रूप से आगे बढ़ें। शायद रमेश चंद्र मेहरा जी ने कुछ बात कहना चाहते हैं, तो आपका अनुरोध आपका स्वागत है रमेश मेहरा जी। रमेश चंद्र मेहरा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छे आज की योग कक्षा रही सर, और जो हम सुन रहे हैं ये भी बहुत बढ़िया है। और ये जो नए अनुभव आ रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है या अपने गांव को जैविक खेती के साथ यदि सारे लोग जुड़ जाते हैं तो अपने गांव को एक आदर्श गांव की ओर ले जा सकते हैं, जिसमें पर्यावरण और खाद की इसमें, और जैसे हम लोगों ने जो 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 अपन बना रहे हैं इसके जैसे हमारा पहला प्रश्न था कि हम किस तरह से नियंत्रण करें, जिसमें आदरणीय शरद जी ने बताया था कि हम जो लैब बना रहे हैं उसमें ही शाम को चर्चा हुई है कि किस तरह से हम जो है इन पर नियंत्रण पा सकते हैं, उस पर विधि वगैरह सब हमको बताई गई है। तो निश्चित रूप से हम 3 माह बाद इन सब के ऊपर कितना हमारा रिजल्ट आता है, लगभग हम 40-45 किसानों के साथ ये प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके हम जो अपना रिजल्ट देंगे। 3 फसल में हमको प्रयोग करना है। गेहूं अभी जो सीजन आ रहा है रबी का, गेहूं में, मूंग में और फिर अगले बार धान में। तो इस तरह से जो हम चीज़ें बनाएंगे और उसका प्रयोग करके फिर आप अपने सदन में बताएंगे। यही मेरा कहना था। जी ओम। धन्यवाद जी ओम सर। जी, धन्यवाद। और डॉक्टर दुबे ने कुछ हाथ रेज किया है और उसके बाद दिनेश जी, फिर आगे समापन की तरफ हम लोग आज के कार्यक्रम में चलते हैं। डॉक्टर दुबे। धन्यवाद सर। जो बात कही गई 2 दिन से, और उसके बाद में आपके माध्यम से और दिनेश जी ने भी कहा कि भविष्य में हमारी किस प्रकार की प्रवास हो आदर्श ग्राम व्यवस्था की तरफ जाने का, तो इस संदर्भ में मैं बात जो रखना चाहता हूँ, मेरे ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि मैं जिस गांव में पला हूँ उस गांव से 3 किलोमीटर दूर पे सेवाग्राम है, जहाँ पे गांधी जी का आश्रम है, और वर्धा से 8 किलोमीटर दूर पवनार है, जहाँ पे विनोबा जी का आश्रम है। ये दोनों गांवों में गत 25-30 वर्षों से कई योजनाएं आई और कई प्रकार की देशी विदेशी वहां पे मतलब लोग भी आए और सब प्रकार की सुविधाएं देने के प्रयास भी किए। लेकिन जो आम आदमी है, आम आदमी का यही कहना है कि भाई इससे तो हमारी व्यवस्था, हमारा जो जीवन है उसमें आर्थिक परिवर्तन क्या हो रहा। कहने का मतलब, मेरा ऑब्जर्वेशन जो है कि जब तक उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने के कुछ उपाय हम वहां पे नहीं ले सकते, तब तक उनकी व्यवस्थाएं बदल नहीं सकती और यही लोगों की डिमांड आमतौर पर रहती है। दूसरा उदाहरण मैं दूंगा, पोपटराव पवार, महाराष्ट्र के, और पूरे देश को पता है वो नाम। हम कान्हा शांतिवन में गए थे, 3 दिन हमारी उनसे बात हुई, तो पोपटराव पवार ने भी यही कहा कि जहाँ पे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने की बात है, उस पहलू को यदि हम लेके आगे जाते हैं तो ही गांव आदर्श बन सकता, वरना जहाँ पे अच्छा कार्य करता है वहां तक तो कुछ दिनों तक वो होगा, लेकिन व्यवस्था वैसी नहीं बनेगी। तो ये दूसरा एक पार्ट हुआ है। और ऑब्जर्वेशंस जो चल रहे हैं कि कहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं बनी है, तो हमारे गांव से ही नजदीक एक 6-7 किलोमीटर पे नागापुर करके एक गांव है। तो नागापुर करके गांव, जहाँ पे डॉक्टर जाजू ने करीबन 25-30 वर्षों से काम शुरू किया, मेडिकल के प्रोफेसर है वो, सेवाग्राम मेडिकल के, उन्होंने जो काम शुरू किया वहां पे व्यवस्था परिवर्तन हो गया। तो वहां पे व्यवस्था परिवर्तन किस तरह से हुआ, उन्होंने क्या किया कि वहां पे जो मतलब गांव की आबादी बड़े मुश्किल से 1000 भी नहीं है, कम ही है। तो वहां पे जो परिवार जिनके पास में आय की कोई साधन नहीं थे, उन्होंने उनको गैया दी, बकरियां दी 25-30 साल के पहले, और वहां पे उनके जरिए उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने का अवसर दिया। तो वहां पे गैया बढ़ाने से, बकरी बढ़ाने से उनके पास में खाद भी आया। वो खाद वो लोगों ने खेतों में डाला और खेतों में डालने से उनकी उपज भी बढ़ गई
तो एक तरफ जैसा अभी कुछ समय के पहले कहा गया कि डेयरी या दूध से रिलेटेड अगर कुछ पार्ट होता है तो आमदनी भी बढ़ती है और उसके साथ खेती भी है तो खेती में भी अच्छी बढ़त होती है। तो यह भी अनुभव हमने देखा है। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ हमारे डॉक्टर जाजू से हमारा नियमित संपर्क था, अभी भी है। तो उनका यही कहना था कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग नशा की तरफ चले जाते हैं। उनको भी बहुत परेशानी हुई कि भाई हमने इनकम जनरेशन किया, लेकिन इनकम जनरेशन का जो फायदा फैमिली को मिलना चाहिए था, तो उसमें से करीबन 10% लोग तो नशा की तरफ चले गए। ये संख्या बढ़ जाएंगी, इसलिए फिर उन्होंने कुछ जन जागरण के मुहिम लिए। उसके वो डॉक्टर होने के नाते उसके इल इफेक्ट्स क्या है क्या नहीं, इसके डेमो आदि दिए, तो उससे वो परिवर्तन आया भी नहीं, ऐसी बात नहीं है। और लोगों ने फिर कुछ ऐसे जो 2-3% लोग थे उनको बहिष्कार का भी शस्त्र किया कि भाई आप ये रहोगे तो हम डेयरी से आपको निकाल देंगे, डेयरी का मेंबर नहीं रखेंगे। इस तरह के कुछ व्यवधान उन्होंने किए, तो उसका नतीजा आया कि ऐसे लोगों की संख्या नहीं के बराबर हो गई या फिर वो गांव छोड़ के चले गए। अब यह सब बिंदु जो है, यह सब बिंदुओं को लेके हम आगे की यदि योजना बनाना चाहते हैं तो और एक अनुभव जो कि गांव का सिलेक्शन कहाँ से हो, तो गांव में एक 25-30 साल के पहले जो हर गांव में कोऑपरेशन की भावना थी। किसी के पास में किसी के घर में शादी है या धार्मिक कार्यक्रम है तो लोग भले ही 2-3 दिन से वहां पे काम करते थे, आपस में काम कर एक दूसरे को मिल के करते थे। किसी भी परिवार की बेटी गांव की बेटी है, इस तरह से वहां पे काम करते थे। यह भावनाएं यहाँ पे बाजार से बाजार नजदीक होने लग गए, वहां पे ये व्यवस्थाएं खत्म हो गई। लेकिन अभी भी शहरों से 20 किलोमीटर के दूर से 20-25 किलोमीटर के दूर में जो गांव है वहां पे ये व्यवस्थाएं अभी भी कुछ रूप से टिकी हुई है। तो गांव का सिलेक्शन यदि हो तो बड़े शहर से या बड़ा मार्केटिंग एरिया जो है वहां से 15 से 20 किलोमीटर दूर के यदि गांव का हम चयन करते हैं तो वहां पे निश्चित रूप से नतीजे अच्छे मिलने की संभावनाएं बनती है। और वो गांव यदि डायरेक्टली बाजार से जुड़े नहीं है तो वहां पे और भी मतलब जो है जो पॉजिटिवनेस मिलने की संभावना है वो है। अब वहां पे एक्टिविटीज हम किस तरह से लेकर चलेंगे, तो जैसा डेयरी का तो हमने बोल दिया और पहले वक्ताओं ने भी बोला कि डेयरी का यदि पार्ट हम लेते हैं तो वो एक काम होगा। दूसरा कि एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स, तो हमारे डॉक्टर जो पवार साहब, जो पोपटराव पवार जो 25 साल से काम कर रहे हैं, वो भी देश में पूरे कई जगह पे आदर्श ग्रामों में घूमते हैं। उनका भी ये कहना था कि अभी समय आया है कि हम प्रोसेसिंग प्लांट्स, एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट्स लेके अगर चलते हैं किसी गांव में तो वहां पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, वहां पे आमदनी बढ़ाने के लिए और उसमें सहभागिता करने के लिए हो जाते हैं। तो एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट चाहे वो फिक्स हो या मोबाइल हो, दाल मिल जैसे या फिर ऑयल मिल जैसे, मोबाइल भी हो सकते हैं अभी 2-4 गांव मिलके उनका क्लस्टर बना के, वो यदि लेते हैं तो वो भी एक आदर्श गांव में करने का एक अच्छा तरीका उसमें हो सकता है। वैसे ही दूसरे गांव के दर्शन में हमारे ध्यान में ये बात आई है और पवार जी से भी यही बात हुई कि अभी भी गांव में छोटे छोटे घर रहे थे तो रात को बच्चों को पढ़ाई करने की जगह ही नहीं होती, और उसमें भी घर घर में टीवी आ गया है तो बच्चों को पढ़ाई का तरीका नहीं मिलता। लेकिन हर गांव में जो स्कूल है वो स्कूल रात में तो बंद रहता है। वहां पे यदि हमारा कोई कार्यकर्ता या उसी गांव का कार्यकर्ता कि भाई रात में 2 दिन वो अध्ययन केंद्र के स्टडी सेंटर के जरिए वहां पे स्कूल खुले रहेगी और बच्चे वहां पे आएंगे और स्कूल वहां पे अध्ययन करेंगे, इस तरह से कुछ मिसाल लेके यदि जाते हैं तो उसमें भी जो बच्चे हैं और उसके जरिए जो परिवार है उसमें शरीक होने के लिए वो आसानी से जुड़ सकते हैं। तीसरा एक तरीका है कि जो हमारा पतंजलि का, कल ही मैं एक गेस्ट लेक्चर के लिए गया था एक बड़े कॉलेज में, तो वहां पे अलग अलग प्रकार के एमएससी के बीएससी के स्टूडेंट्स भी थे और बहुत सारे स्टाफ भी थे। उनका यही, जब हमने उनको डीकेडी किट के बारे में बोला कि भाई सॉइल टेस्टिंग का ये आसान तरीका है, तो वो उनको पता ही नहीं था। तो बोले सर ये तो ऐसी संभावना है कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर हो जाती है बच्चों की और हर गांव गांव तक ये पहुंच जाती है। तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटीज बेस्ड, जैसा कि डीकेडी किट है अपनी, वो यदि अपन लेके चलते हैं, या वहां पे फार्म लैब वाला जो पार्ट है कि वो भी हमने कल बताया कि भाई 25,000 रुपए में तो छोटा सा यूनिट फार्म लैब का बन सकता है। तो उसमें से तो 2-3 टीचर तो तैयार हो गए, वो बोले सर हमको डिटेल दो तो हम अपने गांव में वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं।
तो एक महिलाओं को तो हमने नंबर भी दिया, वो शायद उसमें पहल कर रही है। तो ऐसे छोटे छोटे तरीके जिसको एक्टिविटी बेस रहेंगे और गांव के लोगों के लिए काम में आने वाली चीजें रहेंगी, डीकेडी किट हो गए, एफपीओ है, एफपीओ के मेंबर बनना है या नया एफपीओ खोलना है, फार्म लैब बनाना है, ऐसे कुछ तरीकों को यदि हम लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से वहां पे जन जागृति बढ़ेगी, इनकम जनरेशन बढ़ेगा और लोगों का सहयोग बढ़ेगा। इसी तरह से कई बिंदु रखे जा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ एक वहां पे किस तरह से बंद हो सकते हैं इसकी पहल की, और इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। ये धन्यवाद डॉक्टर दुबे। और आगे का हम समापन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय को देखते हुए अगर कुछ फाइनल कमेंट्स दिनेश जी की तरफ से हैं तो वो करते हुए इसको आगे समापन की तरफ ले जाने का करें, क्योंकि हमारे जितने भी गेस्ट आए थे मेरे ख्याल से वो लीव कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। संदीप जी भी शायद कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। संदीप चौधरी जी, आप अपनी बात कहिए, आपका हैंड रेज। जी सर नमस्कार। मेरा छोटा सा आवाज गई संदीप जी। सभी की जो जिनसे हम एक दूसरे से सीख सके, मार्गदर्शन मिल सके कुछ हम लोगों को, तो आपस में हम लोग की बातें हो जाएंगी, फ्यूचर में भी तो अच्छा रहेगा। हाँ, नेटवर्क की समस्या है, इनकी आवाज। मेरा प्रयास था कि अगर हम लोगों के नंबर एक्सचेंज हो जाए एक दूसरे के साथ, जैसे प्रधान जी जुड़े हैं माना गांव से या राव जी जुड़े हैं, सभी के नंबर अगर एक्सचेंज हो सके तो ये हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। जी दिनेश जी इसमें आपको सहयोग करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही सबको जोड़ रखा है। आपको वो सहयोग करते हुए आगे लेके चलेंगे। दिनेश, आपको कुछ कहना है? आपके कोई कमेंट्स हैं? आवाज। हाँ जी आदरणीय, जी मुझ तक आवाज़ कम पहुंच रही थी, शायद मेरी आवाज़ भी कम पहुंच रही हो, लेकिन हाँ मुझे जो अलग अलग आदरणीय सदस्यों ने बात रखी है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मुझे ये लगता है कि जैसे आज अभी हमारे प्रधान जी श्री संदीप चौधरी जी बता रहे थे कि एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर हम शेयर करेंगे, जरूर ही शेयर होगा। साथ ही उनसे ये निवेदन भी है कि अगर वो अपने जैसे अन्य प्रधानों को इस मंच से जोड़ें तो हम इस शेयरिंग से और आगे बढ़ेंगे और लोगों के बीच में जा कर के ये समझेंगे कि हम अपने गाँव को कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे से समझने सीखने का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। बहुत ही स्वागत है आदरणीय संदीप जी का। और क्योंकि समय लगभग काफ़ी आगे हम बढ़ रहे हैं और मेरी आवाज़ पता नहीं वहाँ तक पूरी पहुँच रही हो न पहुँच रही हो, तो मैं जी सर पहुँच रही है। जी जी आदरणीय जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचना चाहूँगा और अपनी तरफ से सभी आदरणीय सदस्यों का जो उपस्थित हुए उनका धन्यवाद करते हुए, और इस बात के साथ ही कि जो आज इस मंच पर कल और परसों अपनी बात में को आगे रख रहे थे, भागीदारी कर रहे थे, उन सभी को आने वाले टाइम में हम मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाएंगे ताकि वो संपूर्ण रूप से अपनी बात रख सकें। ये निवेदन मेरा सदन से है। मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं। जी धन्यवाद। सदन को प्रणाम। आज बहुत ही सुंदर चर्चा और हमारे प्रधान जी आदरणीय धीरज रावत जी, आदरणीय संदीप चौधरी जी, आदरणीय पीएस कोलपा जी जो मीणा गांव से, और प्रणाली बहन जी और डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो मार्गदर्शन दिया है, राम प्रसाद जी। हमें ना निवेदन है कि आज जैसा आदरणीय पवन जी का और दिनेश जी का जो सुझाव था कि हम आदर्श ग्राम बनाने के लिए हम प्रधान जो हमारे उपस्थित होते हैं या वरिष्ठ समाज सेवी उपस्थित हैं, उनका अनुभव हमें सुनना है। जिनने इस क्षेत्र में काम किया है उन्हें क्या परेशानी आई है, उस परेशानी से कैसे वो उभरे हैं या उसका समाधान कैसे किया है, या हो पाया या नहीं हो पाया। प्लस और किसी के मन में कोई अपना गांव आदर्श बनाने की योजना है, कोई मन में विचार ऐसा बन रहा है, तो उसके सवाल क्या है वो पूछना चाहता है। जैसे कि हम अपना गांव आदर्श बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन बिंदुओं पर हमें शुरुआत करना पड़ेगी, और एक साथ सारे बिंदु जो प्राथमिक बिंदु हैं 2, 4, 5 उनको हम उनके साथ साझा करें, ताकि ये वह कार्यक्रम का उद्देश्य है
वो हम आगे बढ़ा सके। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी आगर मालवा से हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं उनको चाहूंगा कि वो अपना संवाद करने का कष्ट करें, फिर इसके बाद हम आभार ज्ञापित कर समापन करेंगे इस व्यवहार कार्यक्रम का। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी। जी ओम। उच्च सदन में उपस्थित समस्त बंधुओं को हार्दिक प्रणाम। बंधुओं, मैं सिर्फ एक जानकारी शेयर कर रहा था। आदर्श गांव में ऐसा दादा कह रहे हैं कि गांव का पहला अक्षर गाय है, गा है, इसलिए गाय का महत्व आदर्श गांव में प्रतिपादित होना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक आज बात आ रही थी। मेरे तो मानक आदर्श के अलग हैं, और अभी कल की और आज की और परसों की जो चर्चा है उसमें मुझे प्रतीत हो रहा है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, आदर्श की नहीं। और इस विकासवादी सोच को सरकार के सहयोग से कैसे संपन्न किया जाए, इसके ऊपर आज हमारे उपस्थित प्रधान बंधुओं का बड़ा अच्छा अनुभव कथन रहा है। लेकिन मैं एक जानकारी शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक मित्र थे श्री हरिनारायण जी शर्मा, पहले ग्राम सेवक थे, कृषि विभाग में कार्य करते थे, बाद में वो किसानों के उत्थान के लिए समाज के कार्य में लगे, और अपने अंतिम समय तक वो समाज कार्य में लगे रहे। किसान समाज को और ग्राम विकास के लिए ही वो चिंता करते रहे लास्ट समय तक। प्रभु कृपा से उनके एक पुत्र न्याय व्यवस्था में गए और वो जज हुए, न्यायाधीश हुए, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक मील के पत्थर का एक फैसला दिया, जो मैं आप सभी को इस सदन में बता रहा हूं कि जो ग्राम की विकासवादी सोच को रखने वाले प्रधान से लेके जिला कलेक्टर जो होते हैं, हमारे डीएम जो होते हैं, इसमें सीओ, बीडीओ और जो पूरी बहुत बड़ी एक लंबी चैनल है जो ग्राम विकास में लगी हुई रहती है। और हमारी जो मील के पत्थर वाली योजना है, जो इस देश के विकास में बड़ी सहयोगी बताई जा रही है, मनरेगा, जिसको नरेगा के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है। और इस नरेगा के अंदर जो खेल किया जाता है, उस खेल के ऊपर पिछले 7 साल से झाबुआ के एक आरटीआई मित्र ने अपनी आईटीआई के संपादन में एक केस दर्ज किया हुआ था झाबुआ न्यायालय के अंदर, और माननीय जज साहब ने उसको सुनते हुए परसों के दिन नीचे से लेके ऊपर तक के समस्त इकाई के सारे उच्च अधिकारियों को 7 साल की सजा कर दी। ग्राम विकास की इकाई जिसके ऊपर चिंता व्यक्त कर रहे थे डॉक्टर किशोर दुबे। आदर्श ग्राम के अंदर सर्वांगीण विकास होना चाहिए, केवल आर्थिक विकास नहीं, केवल सांस्कृतिक विकास नहीं, केवल धार्मिक विकास नहीं। आदर्श की कल्पना में हमारे क्षेत्र में गाया जाने वाला एक गीत है। हम उज्जैनी को, महाकाल की नगरी को पवित्र मानते हैं और गाते हैं, जब तक नभ में सूरज चांद सितारे, अमर रहेगा तेरा नाम, महाकाल की उज्जैनी को बारंबार प्रणाम। रसखान भी लिखता है, महाकवि रसखान जो भक्ति काल के टाइम पे, अपने मुगल काल के टाइम पर है, उन्होंने भी लिखा है, रसखान ने भी। पाहन हो तो बहे गिर को, जय छत्र पुरंदर धारियो। आज भी हमारे यहाँ से लोग गिरिराज शरण की यात्रा के लिए जाते हैं। मथुरा सप्त नगरियों की चर्चा होती है हमारे यहाँ, पहले सुबह प्रातः नाम लिया जाता। ये आदर्श मानक तय किया है। अयोध्या सी नगरी हो, तो ऐसी किसी नगरी की कल्पना हमारे यहाँ होना चाहिए। ये कोई भी नगरी ऐसी नहीं है। हमने सुना है कि अयोध्या के अंदर जिसमें कैकेयी रहती थी, उस महल का नाम कनक महल था, और कनक का हिंदी अनुवाद अगर हम करेंगे तो सोना होता है। तो सोने के महल में उच्च विचार नहीं था, लेकिन आदर्श विचार, आदर्श व्यक्तित्व, आदर्श गांव। मैं कल भ्रमण पे निकला था अपनी चर्चा के अंदर, तो मैंने कल सरकारी योजना के 2 आदर्श गांव का भ्रमण किया है। कल 2 गोकुल गांव योजना भी आई थी हमारी यहाँ, उन 2 गोकुल गांवों के अंदर भी मैं जाके आया हूँ। कल जब मैं आदर्श गांव बगावत से गुजरा, गोकुल गांव बगावत से गुजरा, तो मुझे मोटरसाइकिल से अपने दोनों पैरों को हैंडल तक ऊंचा उठाना पड़ा। ओडीएफ किए हमने। ओडीएफ करने का मतलब है सिर्फ शौचालय बना दिया हमने, लेकिन शौचालय से निकलने वाले पानी की व्यवस्था इतनी खराब है
कि मुख्य सड़क से गुजरते वक्त कोई व्यक्ति वहां से बिना गंदा हुए जा नहीं सकता है। सीमेंट कंक्रीट के रोड हैं, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। केवल शौचालय बनाना है, केवल शौचालय बनाना, लग गए हम शौचालय बनाने के लिए। पूरे गांव में जब उससे 20 साल पहले उस गांव के अंदर जाना हुआ था, बगावत के अंदर लकड़ी का गांव होता था, लकड़ी के बने हुए सुंदर सुंदर मकान होते थे। गांव के बाहर बैठने वाली जो वो होती थी छपरिया, उसके अंदर बड़ा सुंदर लगता था साहब। कल हम उस आदर्श गांव को देख के आए जिसमें कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया। महल तो बड़े बड़े हो गए, लेकिन साफ सड़क के ऊपर इतना कचरा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है कि बिना मोटरसाइकिल का टायर डूबे हुए आप निकल नहीं सकते। गोकुल गांव श्यामपुरा की यात्रा की कल मैंने, उसका बोर्ड भी नहीं बदला हुआ है, वो भी छिन्न भिन्न हो गया है। लेकिन अच्छे हैं और प्रधानों को मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं, उनको धन्यवाद करना चाहता हूं। आप अपने गांव की चिंता विदेश में रहते हुए भी करते हैं और अपने अधिकार किसी को नहीं देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। और माना तो वैसे भी बहुत पहले से है, और उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तो वैसे भी बहुत सुखी, संपन्न और चतुर रहे। उन्होंने सबसे पहले पर्यटन को अपने यहाँ खींचने का काम किया है। अनादिकाल से 7वीं शताब्दी से भगवान बद्रीनाथ वहाँ बैठे हुए हैं और संपूर्ण हिंदू समाज वहाँ की यात्राएं करता है। ये मेरा वास्तविक कथन है, हो सकता है इससे मैंने आपके दिल को दुखाया हो, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है और कहने से परहेज नहीं करना चाहिए। मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं करबद्ध निवेदन करता हूं आपसे और बहुत विनम्रता के साथ आपसे क्षमा मांगता हूं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हमारे बीच में एक बहन है जो पीड़िता साकरे जी हैं, वो आदर्श ग्राम बनाने के कदम पर चल रही हैं और उन्होंने एक कदम, जैसा कल हमने बताया था कि चंदना गांव एक आदर्श गांव बनाने की, और बहनें आगे आ रही हैं और इन बहन के साथ पूरा गांव एक साथ, मैं बच्चे इनके साथ हो रहे हैं। जैसा कि ग्रुप हमारा एक नेतृत्व अच्छा होना चाहिए। पीड़िता साकरे जी का कोई सवाल हो, सदन में अनुभवी भाई बहन उपस्थित है, या अपना अभी आप कहाँ तक पहुंची हैं तो सदन को अवगत कराने का कष्ट करें और हम समापन करते हैं। पीड़िता साकरे जी। जी सादर प्रणाम भाई साहब सभी को। बहुत सुंदर जो वास्तविकता है उससे सम्माननीय भूपेंद्र जी ने अवगत कराया। निश्चित रूप से आदर्श ग्राम कैसा हो, यह छोटी कल्पना नहीं है, बड़ी कल्पना है। हमने इन बिंदु पर चिंतन किए और वही भाई साहब ने बताए। हम कुछ बिंदु आपको बताएंगे कि जीवन में अनुशासन हो, आदर्श ग्राम की परिकल्पना में शिष्टाचार हो, जैविक खेती हो, हर घर में एक गाय हो, नशा मुक्त गांव हो, गांव पूरी तरह साफ स्वच्छ हो, संस्कृति के प्रति प्रेम हो, पर्यावरण के प्रति प्रेम हो, प्रतिवर्ष पौधरोपण हो, पूर्ण देखभाल व सुरक्षा के साथ, जीवन में अध्यात्म हो, स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ के लिए कार्य करे, आत्मनिर्भर बने, योगी बने, निरोगी बने, बच्चे संस्कारित हो, जन जागरण के दैविक कार्य होते रहें, धार्मिक संगठनों से जुड़कर सभी कार्य करें, योग के शिविर लगे, प्राकृतिक व जैविक खेती के प्रशिक्षण होते रहे, बच्चों में व हर परिवार में स्वदेश का भाव हो, अपने कर्तव्य व दायित्व का बोध हो, सभी के प्रति प्रेम भाव हो, समरसता हो, आधुनिकता से निकल करके अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम करे, दुग्ध उत्पादन अधिक हो, इसीलिए देसी नस्ल की गाय हर परिवार में हर घर में हो, गौशाला हो, गोबर गोमूत्र से खेती के लिए खाद तैयार करे, रसायन तैयार करें, कृषि रिसर्च केंद्र से जुड़ करके कार्य करेंगे तो बेहतर होगा। आज बड़ी समस्या युवाओं और बच्चों की है जो नशा की ओर जा रहे हैं, उसे हम कैसे बचाएं, गांव का जो पलायन है उसे कैसे रोकें, इसलिए इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हर परिवार को, हर व्यक्ति को काम मिले और आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम सभी को मिलकर के प्रयास करना पड़ेगा। हम इसी ओर अग्रसर हैं और पतंजलि किसान सेवा समिति का बड़ा योगदान है। ग्राम पंचायत हमारी इस चंदना गांव को हम धन्यवाद देते हैं और उदाहरण के रूप में आज हम
सम्माननीय हमारे मुन्नीलाल जी भाई साहब और कल्पना खोटले दीदी हैं, परम पूज्य स्वामी जी के उस योग से जुड़ करके पूरे देश में काम कर रहे हैं और चंदना भी उसी कड़ी में काम कर रहा है। हम इस कड़ी में भी काम कर रहे हैं कि बच्चे संस्कारित हों, इसीलिए विद्यालय के बच्चों को लेकर हम चल रहे हैं। इस गांव में ग्राम पंचायत है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकेंडरी विद्यालय है और बच्चों के बीच में जाकर के हम कार्य कर रहे हैं। गौशाला पर कार्य कर रहे हैं और अच्छा क्या हो सकता है, आप सबके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। भाई साहब ने कहा कि ये बड़े हम सब कार्य करते तो हैं, लेकिन छोटी छोटी समस्या, छोटे छोटे गांव में कचरा कूड़ा करकट सब पड़ा रहता है। ये सारा शिष्टाचार हर व्यक्ति में आए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जैसे कि एक मन में उदाहरण, मेरे मन में एक बात आई कि शमशान भी सुंदर हो हर गांव का, उस ओर भी हम काम कर रहे हैं और इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप सभी का, सादर प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय पुनीता जी, और आप आगे बढ़े, शुभकामनाएं हैं। चंदना गांव आदर्श गांव बने, एक एक कदम आप बढ़ाते जाएं और आपका यह है कि बच्चों को आपने और गांव को सबको साथ लेकर चल रही हैं। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि हमारा गांव में एक एक, हमारा जो प्रधान जी ने कहा है कि हम पूरा पारदर्शिता के साथ सब सारी चीजें रखते हैं। तो राजश्री कुशवाहा जी आज ने हैंड रेज किया है बहुत दिनों के बाद, तो आपको चूंकि समय हो गया है, परंतु राजश्री जी आप अपनी बात रखें, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लें आप। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं अब दिनेश सेमवाल जी, आप सदन में जुड़े हैं या रिमूव हो गए हैं। चलिए, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है दिनेश जी की। तो मैं आज आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीलकंठ सावले जी, आप सदन में उपस्थित हैं क्या? आवाज मेरी पहुंच रही है आपको? नहीं पहुंच रही जी। रामकृष्ण रघुवंशी जी जी, इनको प्रणाम। समय हो गया है, और परंतु जैसा कि सभी लोगों ने स्वच्छ निर्मल गांव, आदर्श गांव के विषय में जो भी बातें कही हैं सभी महत्वपूर्ण हैं, और सभी महत्वपूर्ण होने के साथ में हर एक व्यक्ति ये कर सकता है उसमें कि यदि आपको अपने गांव को स्वच्छ बनाना है तो कहते हैं ना, जैसी संगति होती है वैसी चीज़ें बदलती जाती हैं। तो हर एक व्यक्ति अपने घर के सामने एक एक क्या है, कोई भी पुष्पदार छायादार कोई भी एक एक वृक्ष लगाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग से भी मुक्ति मिलेगी। और हर एक के घर के सामने जब हरियाली रहेगी ना, तो जैसे माहौल होता है, जैसा एटमॉस्फेयर होता है, वैसे विचार बन जाते हैं। तो धीरे धीरे ये कदम भी एक स्वच्छता की ओर हमें कहीं ना कहीं लेके जाएगा। बस मेरा इतना ही निवेदन है कि एक स्वच्छ गाँव अगर हम बनाना चाहते हैं तो हर एक व्यक्ति अपने घर के सामने, लोग लगाते भी हैं बहुत सारा, लेकिन अभी उस तरफ उतना ध्यान नहीं है जितने होने की आवश्यकता है। तो सभी लोग अपने घर के सामने एक एक अच्छा फलदार लगा सकते हैं या खुशबूदार या फूल वाला पौधा जरूर लगाएं। जी ओ। ये बहुत धन्यवाद रघुवंशी जी, आपका सुझाव। और मैं शरद वर्मा जी तक को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय शरद वर्मा जी तक आवाज पहुंच रही है? नेटवर्क में है जी सभी का आभार ज्ञापित करें आप। जी ओम। आज की जो आदर्श गांव की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, और देश आदर्श, गांव आदर्श होगा तो देश आदर्श होगा तो विश्व आदर्श बनेगा। ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा पर आज 3 दिन से लगातार चर्चा चल रही है। और आज कुछ गांव भले पीछे रह गए हो, कुछ गांव में भले पानी भरा गया हो, लेकिन गांव तरक्की की ओर है। और गांव से तरक्की कैसे दिखती है? जहां पे हजारों साइकिल होती थी वहां हजारों मोटरसाइकिल हो गई है। ये तरक्की के गुण है। आज जो गाय के चरवाह है, जो गाय चराते हैं, उनके पास आपसे अच्छा मोबाइल है। ये बताता है कि वो कहाँ जा रही है टेक्नोलॉजी। आज चरवाहा आपसे अच्छा मोबाइल यूज कर रहा है, ये है कि वो भी टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता है, वो भी मनोरंजन करना चाहता है, और वो भी एक अच्छा अच्छा जीवन यापन कर रहा है। तरक्की बहुत जगह दिख रही है।
ऐसा नहीं कह सकते कि तरक्की नहीं दिख रही, तरक्की दिख रही है। गांव स्वच्छ हो रहे हैं, आदमी आगे बढ़ रही हैं। बहनों के कदम, मध्य प्रदेश का मैं बताऊं कि बहनों के कदम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहनें बहुत अहम भूमिका निभाने वाली हैं देश को तरक्की में ले जाने के लिए। आज के जो मुख्य अतिथि, जो पहली बार प्रधान लोग आए, उनका बहुत बहुत आभार है कि वो आज हमारे सदन में जुड़े और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारियां दी। आज दिनेश जी ने 3 दिन से बहुत बड़ा झंडा पवन सर के मार्गदर्शन में उठाया था, जिसे पूर्ण अभी आगे और कहां तक जाने वाला है वो मुन्नीलाल सर। और आज का समय पूर्ण हो गया है, इसलिए जल्दी जल्दी सबको आभार व्यक्त किया जाए। आज दिनेश जी को बहुत बहुत आभार, उन्होंने बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारे प्रधानों को जोड़ के इस सदन की गरिमा को बहुत बढ़ाया है। अशोक भैया प्रतिदिन जुड़ते हैं और आज उन्होंने हनुमान चालीसा बहुत अच्छा सुनाया। भगवान दास कुशवाहा भैया, आज उनका शंख सुनने को हमें नहीं मिला है, लेकिन वो हम